प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हम भारत में औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करेंगे। भारत में औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयों का विकास ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाने और भारत में मजबूत नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रशासन को प्रेसिडेंसी, प्रांत, जिला, तहसील और ग्राम जैसी इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिससे एक संगठित, नियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हो सके। इन प्रशासनिक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य कर राजस्व, टैक्स इकट्ठा करना था और भारतीय समाज एवं संसाधनों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण स्थापित करना था। प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां, जैसा कि हमने बताया, प्रेसिडेंसी, प्रांत, जिला, तहसील या तालुका एवं ग्राम पंचायत। पंचायत कह सकते हैं, ग्राम कह सकते हैं। प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी इकाई थी। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य, जहां की ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण था, उसे प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। इसके अंतर्गत बड़े क्षेत्र आते थे। मुख्य प्रेसिडेंसी 3 थी: बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जिनका शासन गवर्नर द्वारा संचालित होता था और इसीलिए ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। प्रेसिडेंसी प्रशासन, सेना और व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, जहां से राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था और नीतियों का संचालन किया जाता था। दूसरे उसके नीचे के स्तर में था प्रांत। प्रांत जो था प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयां थी, जिनका निर्माण प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया था। प्रांतों का प्रशासन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में होता था, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रांत स्तर पर कानूनों का कार्यान्वयन, राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य था, जिससे केंद्रीय शासन को मजबूती मिलती थी। प्रांत के बाद जो निचला स्तर था, वह था जिला। जिला औपनिवेशिक प्रशासन की सबसे प्रभावी इकाई थी, जहां पर शासन जो है सीधे जनता से जुड़ा होता था। जिले का प्रमुख अधिकारी, जिसे कलेक्टर कहते थे, आज भी कहते हैं, जो राजस्व संग्रह का, कानून व्यवस्था का और जितने भी प्रशासनिक कार्य है जिले के अंदर का, वो पूरा संचालन करता था। पूरा उत्तरदायित्व कलेक्टर का होता था। आज भी वैसा है, वो इकाइयां अभी भी हमारे सामने, वो व्यवस्था अभी भी बनी हुई है। जिला स्तर पर कर वसूली, न्यायिक कार्य और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी निभाई जाती थी, जिससे ब्रिटिश शासन का नियंत्रण मौजूद बना रहता था। जिला को तहसीलों में बांटा गया था। तहसील या तालुका जिले के अंतर्गत आने वाली छोटी प्रशासनिक इकाई थी और जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्रशासन को सुचारू बनाना था। इसका संचालन तहसीलदार या तालुका अधिकारी द्वारा किया जाता था, जो राजस्व संग्रह और प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था। तहसील स्तर पर भूमि से संबंधित अभिलेख, कर वसूली और छोटे प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए तहसील का प्रयोग किया जाता था। तहसील से ही ग्रामीण क्षेत्रों पे, दूर दराज के क्षेत्रों पे नियंत्रण स्थापित हो पाता था। क्योंकि प्रशासनिक इकाइयां उस समय ज्यादा बड़ी बड़ी थी, इसलिए जिले से दूर दराज के क्षेत्रों तक नियंत्रण संभव नहीं था। इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण जो है मुख्य रूप से तहसील से ही होता था। ग्राम औपनिवेशिक प्रशासन की सबसे निम्न और आधारभूत इकाई थी, जहां शासन सीधे ग्रामीण जनता तक पहुंचता है। गांव का संचालन स्थानीय मुखिया, पटेल या ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता था, जो राजस्व वसूली और प्रशासनिक निर्देशों के पालन में सहायक होता था। ग्राम स्तर की भूमि, कर की वसूली, जनगणना, सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने अपने प्रशासन को मजबूत बनाए रखा।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि औपनिवेशिक प्रशासन विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था और इन औपनिवेशिक प्रशासन की कुछ विशेषताओं पे हम बात करेंगे। प्रशासन जो है पूरी तरह केंद्रीकृत था। इसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय ब्रिटिश सरकार और उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते थे और जो भारतीयों की जो भूमिका थी बहुत ही सीमित थी। भारतीयों को सिर्फ आदेश का पालन करना होता था। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना था, जिसके कारण किसानों और आम जनता का आर्थिक शोषण होता था। प्रशासनिक ढांचे में उच्च पदों पर ब्रिटिश अधिकारियों का प्रभुत्व था, जबकि भारतीयों को निम्न स्तर के पद तक सीमित रखा गया था। ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक जो प्रशासनिक इकाइयां था उसका प्रभाव काफी गहरा रहा। औपनिवेशिक व्यवस्था में भारत में संगठित प्रशासन या कहें नौकरशाही और अभिलेखीय प्रणाली की नींव रखी, जो आज तक प्रचलित है, अभी भी जारी है। राजस्व केंद्रित नीतियों के कारण किसानों और कारीगरों का शोषण हुआ तथा क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं। तो ये जो प्रशासनिक इकाइयां थी उसका पहला प्रभाव तो यह हुआ कि वो व्यवस्था आज तक जारी। और दूसरा प्रभाव था, इससे किसानों और कारीगरों का शोषण हुआ और क्षेत्र के स्तर पे समाज में काफी असमानता बढ़ी। औपनिवेशिक प्रशासन की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों में काफी असंतोष पैदा किया। इससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई और स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। तो कहने का तात्पर्य क्लियर है कि इसका जो प्रभाव था नकारात्मक भी रहा, सकारात्मक भी रहा। नकारात्मक इस सेंस में रहा कि इससे असमानता बढ़ी, शोषण हुआ, और सकारात्मक इस सेंस में रहा कि इसने भारत के लोगों में असंतोष को बढ़ाया, जिससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई और स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इन इकाइयों ने भारत में आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की आधारशिला रखी, लेकिन उनका मूल उद्देश्य ब्रिटिश हितों की पूर्ति करना था। जहां एक ओर प्रशासनिक एकता और संगठन विकसित हुआ, वहीं दूसरी ओर आर्थिक शोषण, सामाजिक असमानता बढ़ी। औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचना ने स्वतंत्र भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको भी प्रभावित किया, जिससे बाद में लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी रूप में परिवर्तित किया गया। अब वही जो व्यवस्था थी, वो जो इकाइयां थी, उसे हमने अपना तो लिया, परंतु उसका उद्देश्य जो पहले शोषण था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना था, जिसके कारण समाज में असमानता बढ़ रही थी, आज वही इकाइयां जो है समाज में समानता लाने का काम कर रही है और जनता के कल्याण का काम कर रही है। इस प्रकार से जो प्रशासनिक इकाइयां ब्रिटिश शासन की देन थी, औपनिवेशिक जो प्रशासनिक इकाइयां थी, आज की तारीख में भारतीय ने उसे अपना तो लिया, आज की तारीख तक वो चल रही है, परंतु उसका जो स्वरूप था, उसका जो उद्देश्य था, उसकी जो कार्य प्रणाली थी, वो बदल गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। जो पहले उद्देश्य शोषण करना था, वो अब उद्देश्य जो है कल्याण का काम करना है, जनता का कल्याण करना है। धन्यवाद।